बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की एग्जेक्टिव की मीटिंग थी और हमने आज की इस मीटिंग में ख़ुसूसी तौर पे अपने तमाम अज़ला के सदूर को भी इनवाइट किया था। और आज की मीटिंग में हमारा जो मेजर एजेंडा था वो बुनियादी तौर पे एक तो हमारी तंजीमी इश्यूज़ थे और दूसरा एपीसी के बाद पीडीएम बनने के बाद से अब जो हमें एक तहरीक की सूरत हाल इवाल्व हो रही है या हम तहरीक में जा रहे हैं इस हुकूमत के ख़िलाफ़ हतमी तौर पे इस हुकूमत से इस मुल्क की जान छुड़ाने के लिए, उसकी रोशनी में उनकी आरा ली गई हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब ने ये फ़ैसला किया है कि हम आइंदा चंद दिनों में जो कोरोना की वजह से हमारा टूर, हमारे विज़िट्स डिस्ट्रिक्ट के रुक गए थे, अब इस तहरीकी सूरत हाल में हम फौरी तौर पे डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट का अपना टूर शुरू कर रहे हैं ताकि हम अपनी पार्टी को मोबिलाइज़ करके आइंदा आने वाले दिनों के लिए अपनी तैयारी मुकम्मल कर सकें। और आज की इस मीटिंग के अंदर जिसमें सेंट्रल पंजाब के तमाम अज़ला की नुमाइंदगी थी, उन्होंने एक मुतफ़िक़ा रेजोल्यूशन किया है और चेयरमैन साहब से गुजारिश की है, तजवीज़ किया है कि आप हमें अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम में डेट दें। पीडीएम के जलसे हो रहे हैं, उसके साथ ही साथ पीपल्स पार्टी हर डिवीज़न लेवल पे तजवीज़ कर रही है उनको कि आप हमें टाइम दें ताकि हम हर डिवीज़न लेवल पे फ़िलहाल अपने जलसे शुरू कर सकें और फिर उसको ऑनवर्ड लेके चलें। लेकिन पीडीएम के महाज फोरम पे इस लेवल पे हमारी क़यादत जो फ़ैसले कर रही है उसमें जलसे हों, जुलूस हों, रैलीज़ हों, उसकी भरपूर तैयारी का हमने अपने डिस्ट्रिक्ट्स और डिवीज़न्स को और अलाइड विंग्स को आज कह दिया है। और उसी की तैयारी के लिए हम अगले हफ्ते से डिस्ट्रिक्ट्स के विज़िट शुरू कर रहे हैं और हम इंशाअल्लाह ताला अपनी क़यादत को और पीडीएम की क़यादत को मुकम्मल तौर पे तैयार मिलेंगे। वो जो भी कॉल देंगे उसके लिए इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाकी जमातों से आगे खड़ी होगी इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह आज जो तहरीकी अमल शुरू हुआ है, बहुत सारे दोस्तों का सवाल है जी कि ये तहरीक क्यों शुरू हुई, इसका तो जवाब तो ऑलरेडी हम दे चुके। लेकिन हमने 2 साल के अंदर जब से ये हुकूमत आई है 5वीं एपीसी हुई, 4 एपीसीज़ में हमने हुकूमत का किबला दुरुस्त करने की कोशिश की। हमने दस्ते तावन बढ़ाया, हमने अवामी दबाव बढ़ाया, गालियाँ खाई असम्बलियों के अंदर, असम्बलियों के बाहर, मीडिया पे हर वक्त बैठ के वज़ीर आज़म से लेके इनके कारकुनों तक एक ही ज़बान बोलते चले गए। लेकिन हम पाकिस्तान के मफाद में हमारी ख्वाहिश और कोशिश थी कि ये निज़ाम चलता रहे, ये आगे बढ़ें, ये अपने वादे पूरे करें। ये कौम के साथ जो उन्होंने प्रॉमिसेस करके झूठे, हमें तो पता था कि ये झूठ बोल के आए हैं, ये कौम के सामने इनकी असल शक्ल आए और अगर ये अपने वादे पूरे कर सकते हैं तो करें। लेकिन जब यू टर्न पे यू टर्न, यू टर्न पे यू टर्न और सुनामी पे सुनामी, यानी कभी इखलाकी तौर पे इखलाक बाख्तगी का सुनामी है, मुग़लज़ात का सुनामी है, महंगाई का सुनामी है, बेरोज़गारी का सुनामी है, ख़ारजा पॉलिसी के फेलियर का सुनामी है, हर चीज़ सुनामी की नज़र होती गई। तो पाकिस्तान की अपोजिशन की जमातों ने यह फ़ैसला किया और पीपल्स पार्टी के कायद जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने सारी जमातों की क़यादत से मशावरत की और एपीसी में ये फ़ैसला किया कि अब हतमी तौर पर इस हुकूमत को चलता करना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसलिए मेरे साथियों के आज
पाकिस्तान के आम आदमी के हालात क्या हैं? आज ज़िंदगी तंग हो गई है। महंगाई मिटाने के नारे मार के आने वाले आज पाकिस्तान को महंगाई की चक्की में इस तरह पीसा है। ठीक कहा था असद उमर ने, सच निकल गया था उसके मुंह से कि अवाम की चीखें निकलनी है, अभी निकलेंगी। हाँ, निकल रही है। आज सूरत हाल ये है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हो गई, कोई 38-40 डॉलर बैरल पे आ गई, लेकिन न तेल के रेट कम हो रहे हैं बल्कि बिजली के नर्ख और बढ़ाए जा रहे हैं। ये हैरानगी है कि हमारे दौर में आलमी मंडी में कसाद बाजारी थी और तेल की कीमतें 150 डॉलर बैरल को चली गई, $125 के करीब तो एवरेज रही। इसके बावजूद बिजली के रेट ये नहीं थे। हमारे दौर में एवरेज रेट 8 से 9 रुपए था। आज बिजली जो है वो आम आदमी की दस्तरस में नहीं है। और हमारे दौर में हमने जो सर्कुलर डेट छोड़ा था वो 400 अरब रुपए का था। हमारे बाद मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट 5 साल रही। मुस्लिम लीग के दौर में भी उन्होंने बिजली के रेट ज़्यादा नहीं बढ़ाए और उनके दौर में एक्यूमुलेटेड सर्कुलर डेट जो था बिजली का वो 1100 अरब के करीब चला गया। यही वो नारे थे, इमरान खान साहब नारे मारते थे कि ये सर्कुलर डेट मिसमैनेजमेंट है, करप्शन है, फलान है, ये चोरी है। आज पाकिस्तान का सर्कुलर डेट जो है वो 2200 अरब रुपए का है। 2 सालों में 2200 अरब रुपए का है। बिजली के नर्ख 3 गुना बढ़ा दिए हैं, गैस के नर्ख 3 गुना बढ़ा दिए हैं। आलमी मंडी में तेल सस्ता हो गया है, सर्कुलर डेट बढ़ता जा रहा है। इसको क्या कहा जाए? इमरान खान साहब की अपनी ज़बान में क्या कहा जाए? ये हुकूमत की नाअहली है, ये करप्शन है, ये माफियाओं का जोर है, क्या है? हम पे तो बहुत सारे इल्ज़ामात थे। इसी तरह आज सुना है कि वज़ीर आज़म साहब के एक और स्पेशल असिस्टेंट का इजाफा हुआ है। अब वैसे तो उनका चल चला हुआ है, पता नहीं क्यों रख रहे हैं, लेकिन सुना है कि ताबिश गौहर साहब कोई KESC में MD थे शायद, या कुछ बड़े ओहदे पे थे। ये अबराज ग्रुप के नकवी साहब के साथी थे, वो बाहर पकड़े हुए हैं मनी लॉन्ड्रिंग में। और ये कराची के लोगों को KESC, खान साहब कहते थे KESC सबसे बड़ा डाका है। खुद KESC को पाकिस्तान का सबसे बड़ा डकैत कहा करते थे, कराची के लोगों का दुश्मन कहा करते थे। उसके MD को आज आपने अपना स्पेशल असिस्टेंट लगाया है। क्या पाकिस्तान को इसी सूरत हाल का सामना कराना चाहते हैं? आज सूरत हाल ये है कि हमारे दौर में चीनी बाहर से आई थी, आटा बाहर से आया था, क्योंकि गंदम हमारे 2008 में गंदम शॉर्ट थी। इस गवर्नमेंट का आलम यह है कि गंदम की फसल उतरी नहीं। 60 मिलियन टन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि सूबा और मरकज़ ने प्रोक्योर किया, लेकिन वजीर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस का, हमें समझ नहीं आ रही वो 60 मिलियन टन गई किधर है। फिर कहा गया कि जी गंदम इंपोर्ट की जाती थी जब पाकिस्तान में शॉर्टेज भी होती थी, तो एंड सीजन पे जाके इन्होंने 1 महीने के अंदर अंदर फैसला किया कि गंदम मंगवाएंगे, गंदम की शॉर्टेज होने जा रही है। आज तक गंदम इंपोर्ट नहीं हुई। ये फैसले किस तरह के? ये डिले करने के बाद पाकिस्तान में गंदम का बहरान पैदा हो रहा है, कीमतें चढ़ती जा रही है। आज आटे का रेट 70 से 75 रुपए किलो है। हैरानगी है कि हुकूमत के कान पे जूं नहीं रेंग रही। खबर आ जाती है वज़ीर आज़म ने नाराज़गी का इज़हार कर दिया, क्या किया पता नहीं चला। चीनी, आलमी मंडी में चीनी के रेट 50 बल्कि 45 रुपए से भी कम है पाकिस्तानी रुपीज़ के मुकाबले। हमारे यहाँ 105 से 110 रुपए किलो चीनी बिक रही है। अवाम की चीखें निकल रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। गैस क्या हुआ है? पाकिस्तान की सनतें तो बंद हैं, अभी सनतें सारी नहीं चली। पाकिस्तान में कोई क्या घरेलू सार्फिन को तो आप गैस के नए कनेक्शन नहीं दे रहे।
क्या हुआ है कि आज पाकिस्तान में एक्यूट शॉर्टेज हो गई है और आप कह रहे हैं कि सर्दियों में गैस अवेलेबल नहीं होगी। वही जो LNG थी, आप कहते थे जी मुस्लिम लीग ने तो बड़ी महंगी खरीदी थी, हम तो सस्ती लेके आएंगे। अगर LNG आप ला रहे हैं और सस्ती ला रहे हैं तो फिर सब्सिडाइज सस्ती गैस दें लोगों को। फिर क्यों गैस आवाम को अवेलेबल नहीं है? इसी तरह इसलिए हमने फैसला किया APC ने, और बहुत सारी महंगाई है, बेरोजगारी है, आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन है, कारोबार बंद हैं, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहे। कहते थे हम 1 करोड़ रोज़गार देंगे, वो भाई 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो चुके। मैं नहीं कह रहा, आलमी इदारों की रिपोर्ट्स कह रही हैं। और इनका सिर्फ एक नारा 2 साल बाद भी आज इसी तरह खड़े हैं जैसे कंटेनर पे खड़े होके कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम पैसे रिकवर करेंगे, हम करप्शन के पैसों को रिकवर कर। ओ भाई, कहाँ गए तुम्हारे वो दावे जो कहते थे कि मेरे पास सब सबूत है? कहते थे ना खान साहब, किधर गए आपके वो सबूत? दें सबूत अदालतों को। अदालतें उठा उठा के केस नैब के मुंह पे मार रही हैं। और अदालतों से भी गुजारिश है कि आपने जो नैब के बारे में फैसले किए हैं दुरुस्त फरमाया है, लेकिन ये तो देखिए कि आपके फैसलों के बावजूद अगर नैब बिला वजह तवील अरसे के लिए लोगों को अपनी हिरासत में रख रहा है तो उस हिरासत में क्या करना है? नैब ने इन्वेस्टिगेशन करनी है, सवालों के जवाब पूछने हैं। फ़र्ज़ करें नैब मुझसे सवाल पूछता है, मैं जवाब देता हूँ, नैब उससे मुतमिन नहीं है, तो नैब ज़्यादा से ज़्यादा ये करेगा ना कि उसका ऊपर अपना केस बना के मेरे जवाब साथ लगा के अपना चालान बना के अदालत को देगा, या मुझे पकड़ के मुझ पर तशद्दुद करना है और फिर मुझसे मनवाना है, क्या ये करना है? लेकिन अदालतों से गुजारिश है कि अगर जैसे खुर्शीद शाह साहब का केस है, साल से ज़्यादा अरसा हो गया, 1 साल से ज़्यादा मुद्दत हो गई, इन्वेस्टिगेशन कहाँ है? ना ट्रायल हो रहा है, ना इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और 1 साल से ज़ायद अरसे के लिए खुर्शीद शाह साहब को उनकी वफादारी की सज़ा मिल रही है। सो हमारी आला अदलिया से गुजारिश है, हाथ बांध के गुजारिश है, अदब से गुजारिश है कि ये भी देखा जाए कि आपके फ़ैसलों के ऊपर नीचे कोई अमल दरामद भी हो रहा है कि नहीं, निचली अदालतें भी उस पर अमल दरामद कर रही हैं कि नहीं। अगर उसमें कुछ हुक्म है तो उसको भी दूर किया जाना चाहिए। और इसी तरह जब अपोजिशन ने फैसला किया कि हम जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे, रैलीज़ करेंगे, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने 2-3 तकारीर की हैं, उसके ऊपर वज़ीर आज़म साहब ने कहा, वैसे तो बहुत सारा सीख पा हुई सारी हुकूमत और जो मुग़लज़ात है वो कही जा रही हैं, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने कमाल बात कही कि ये मैंने इजाज़त दी कि उनकी तकरीर जो है वो ऑन एयर की जाए। तो मैं वज़ीर आज़म साहब आपसे सवाल करता हूँ, आज आपसे कौम सवाल कर रही है कि आपने किस कानून के तहत, अगर कानून नहीं था, कानून ये था कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की तकरीर ऑन एयर नहीं हो सकती थी, तो आपने किस कानून के तहत उनको इजाज़त दी है? क्या बादशाहत है, या फिर ये वो है जिसको आप, जिसके बारे में आप रोज़ जिक्र फरमाते हैं? किस कानून के तहत आपने ये उनको इजाज़त दी है? और अगर उनको इजाज़त थी, कानून उनको इजाज़त दे रहा था और बिल्कुल दे रहा है, इवन कोई कन्विक्टेड शख्स जिसको हतमी तौर पे सज़ा हो जाए, जिसकी अपीलें भी ख़त्म हो जाए, उसको भी सियासी सरगर्मी से नहीं रोका जा सकता, उसको भी वोट देने से, अपना ओपिनियन देने से, तकरीर से, लोगों को राय देने से नहीं रोका जा सकता। किस कानून के तहत पैमरा उनको रोकेगा? लेकिन अगर कानून नहीं था तो आपने किस कानून के तहत इजाज़त दी? और अगर कानून था, जो कि था, तो फिर आप रोक कैसे सकते थे? ये कैसा बोधा किस्म का इल्ज़ाम वज़ीर आज़म साहब लगा रहे हैं। इसलिए कि इनको समझ नहीं आ रही कि अब करें क्या। और हम बार बार कहते हैं कि आप इदारों के पीछे मत छुपिए। पाकिस्तान के दिफाई इदारे हम सब के हैं और हमें आपसे ज़्यादा अजीज़ हैं। पीपल्स पार्टी के साथ जो तारीख़ में ज़्यादतियाँ हुई हैं, जो जुल्म और बर्बरियत हमारे ख़िलाफ़ हुई है, हमारी क़यादतों को शहीद कर दिया गया, हमारे कारकुनों के साथ क्या क्या नहीं किया गया, खून बहाए गए हमारे, और अभी तक वो तशद्दुद का सिलसिला ख़त्म होने को नहीं आ रहा। इसके बावजूद वो ज़बान जो इमरान खान साहब आप इस्तेमाल करते रहे फ़ौज और फ़ौज के अफसरान के बारे में, हमने तो कभी नहीं की। हम तो उस वक्त भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री ये है कि ये जमात बनाई किस बुनियाद पे गई
कि इस मुल्क को एक आइन के तहत चलाया जाए, एक दस्तूर के तहत चलाया जाए। ये बेदस्तूर स्टेट नहीं चल सकती। इसमें जमहूरियत बहाल की जाए, अवाम की नुमाइंदगी ली जाए। अवाम की नुमाइंदगी आई, दस्तूर आया, उसके बाद से पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद ख़त्म नहीं हुई। उस दस्तूरी अमल को आगे बढ़ाने के लिए फिर मार्शल लॉ लगे, और आज भी पीपल्स पार्टी अपने उस असूल पर खड़ी है कि आइन के दिए, आइन के अंदर दर्ज जो तरीक़ाकार है, जो डिवीजन ऑफ पावर है, रूल्स हैं, उसके मुताबिक रियासत को चलाया जाए। अदलिया अपना काम करे, फ़ौज अपना करे, पार्लियामेंट अपना करे, सियासी जमातें अपना काम करें, इंतज़ामिया अपना काम करे, मीडिया अपना काम करे। ये पीपल्स पार्टी का 47 नहीं 50 साल पुराना स्टैंड है। आज हमारे बाकी साथी भी, बाकी सियासी जमातें भी अपने तजुर्बे से वो इस लेवल पे आ गए, वो इस असूल के साथ खड़े हुए हैं। हम समझते हैं आज से ऑनवर्ड ही सही हमें अब इस निज़ाम को दुरुस्त तरीके से चलाने की ज़रूरत है। अगर पाकिस्तान की अफवाज के सरबराह ने ये बात कही है कि हमें सियासत में कोई दमल दखल नहीं है हमारा, तो मेरे लिए ये बहुत तसल्ली की बात है। माजी में जो हुआ हुआ, आइंदा के लिए सही। आज से आइंदा भी अगर सियासी अमल में मदाखलत ख़त्म हो जाती है तो ये बहुत आला बात है। माजी की तारीख़ को जो भी बयान हो गई, जो भी बातें हो गई, लेकिन आइंदा के लिए इसको रोक लिया जाए, ये भी एक बहुत बड़ा कमाल होगा। और हमें इस बात पे तवक्को करनी चाहिए कि अगर हमारा कमांडर इन चीफ ये कह रहा है तो हमें उनकी बात को वज़न देना चाहिए। ओके, लेकिन अब एक बात है, अब लोग खाली नारे मारने से नहीं चलेंगे, बातें करने से नहीं चलेंगे। अब इस मुल्क के अंदर अवाम की हालत यह है कि सियासी जमातों को भी अपने अमल से अपना एतबार बहाल करना होगा। मैं पहल सियासी जमातों से कर रहा हूँ। अदलिया को अपने फैसलों की न्यूट्रलिटी के ज़रिए अपना वक़ार बहाल करना होगा, खाली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बहाल नहीं होगा। मीडिया को भी अपनी न्यूट्रलिटी के ज़रिए अपना वक़ार बहाल करना होगा। फ़ौज को भी अपनी डेमोन्स्ट्रेशन, अपनी विल की डेमोन्स्ट्रेशन के ज़रिए अपना वक़ार बहाल करना होगा। अब खाली बातों से काम नहीं चलेगा। और ये हमारी जद्दोजहद है, हमारी कोई लड़ाई नहीं है। और ये जद्दोजहद हमारी आज से नहीं है, हमारी जद्दोजहद पिछले 50 साल से है। और ये पुरअमन जद्दोजहद है, सियासी जद्दोजहद है, जमहूरी जद्दोजहद है, आइनी और सियासी जद्दोजहद है। ये कोई मुतशद्दिद जद्दोजहद नहीं है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम अब नाको नाक हैं। ये हुकूमत अपना जवाज़ खो चुकी है। ये अपने 2 साल में अपनी कोई सिमत कौम को वाज़ेह नहीं कर सकी, किसी एक तरफ बेहतरी नहीं ला सकी। लिहाजा इस पर इत्तफ़ाक़ है कि अब इसका पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत रहना पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। लिहाजा इसको जाना चाहिए और इसके नतीजे में एक फेयर एंड फ्री विदाउट इंटरप्शन इलेक्शन होना चाहिए। अवामी राय के ज़रिए हमारे मुस्तकबिल के हुक्मरान बनने चाहिए और आवाम को अपने बेहतर फ़ैसले के ज़रिए बेहतर लोगों को इंतखाब करना चाहिए, क्योंकि और कोई ज़रिया नहीं है। अवाम को भी ये फ़ैसला करना पड़ेगा कि वो बेहतर किरदार के लोगों को आगे लेके आएँ, बेहतर लोगों को चुनाव करें, क्योंकि जब तक चुनाव बेहतर नहीं होगा, सियासी जमातों को अपने करैक्टर अपने सफ़े दुरुस्त कर लेनी चाहिए, तब तक मुल्क के अंदर बेहतरी नहीं होगी। लेकिन ये सारा कुछ एक दस्तूरी ढांचे के अंदर लाना होगा। और अब पाकिस्तान मज़ीद किसी तजर्बे का मुतहम्मल नहीं। वो तजर्बा जो अक़वाम आलम ने किया है कामयाब तजर्बा है, और उस जमहूरी और आइनी ढांचे के अंदर रहते हुए पाकिस्तान को चलाना, ये हमारा मुस्तकबिल का एक बेहतर ख्वाब है। बाकी नारे हैं, वो नारे पिट गए, वो यू टर्न हो गए। वो जो कहते थे कि लीडर ठीक आ जाए तो नीचे सब ठीक हो जाता है, वो आपने ख्वाब अपना दिखा दिया। हम तो उस वक्त भी कहते थे ना लीडर ठीक है ना नीचे ठीक है, ये कुछ ठीक नहीं करेगा, लेकिन लोगों ने देख लिया, ख्वाब देख लिए। लिहाजा अब पीपल्स पार्टी अपनी बाकी अपोजिशन की जमातों के साथ मिल के इंशाअल्लाह ताला इस हुकूमत के ख़िलाफ़ एक हतमी तहरीक चला के इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी वो लेके आएगी, वही हमारी मंजिल का तयन करेगी। ये फरमाइएगा, आपने रूल ऑफ लॉ की बात की, डेमोक्रेसी की बात की कि हम इसके लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। रूल ऑफ लॉ तो तब बनेगा जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सज़ा हुई थी, वो बाहर बैठे हैं। क्या आप समझते हैं कि उनको आना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए कानून के सामने, और जो फैसला अदालत ने दिया है उसको सज़ा के मुताबिक उसको भुगतना चाहिए? मियां नवाज शरीफ साहब को मैंने तो नहीं भेजा जी, ना वो किसी बोट पे बैठ के गए हैं,
न वो मुल्क से भाग के गए, वो कानून के तहत हुकूमत वक्त से इजाज़त लेके, अदालत से इजाज़त लेके गए और उनका वो इलाज के लिए गए। और ये भी बात आप सारी दुनिया के इल्म में है कि बरतानिया में हस्पताल जो हैं वो कोरोना की वजह से मरीज़ नहीं ले रहे थे, ऑपरेशन नहीं हो रहे थे। अगर मुस्लिम लीग ये कह रही है, मियाँ साहब ये कह रहे हैं, तो ये चेक कर लेना चाहिए कि क्या वाकई अस्पताल बंद थे। अगर बंद थे तो उनको अपना इलाज कराना चाहिए। और वो कह रहे हैं कि जो ही उनका इलाज मुकम्मल होगा वो वापस आएंगे, उनको आना चाहिए, बिल्कुल आएंगे। वो पाकिस्तान के अवाम के अगर नुमाइंदे हैं तो उनको यकीनन वापस आना है, और वो कह रहे हैं आएंगे, तो क्यों ना माना जाए। एक ये फरमाएं कि आपकी जो पीटीएम है उसकी अभी तहरीक शुरू नहीं हुई, लेकिन बदगुमानियों का एक बहुत फैलाव है और मुस्लिम लीग नून की तरफ से उनकी पार्टी के इजलास में भी इसका इजहार हुआ और ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट भी, और अभी तक यही बात लेके चल रहे हैं सब कि ये क्या ये तहरीक मुश्तरका तौर पर चलाई जा सके कि कौन सी पार्टी इसमें आखिरी वक्त तक साथ रहेगी और कौन कहाँ साथ छूट जाएगी। ऐसे माहौल में तहरीक की कामयाबी के कितने चांसेस देखते हैं? देखिए, पहली गुजारिश तो यह है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात की थी वो उनकी ज़ाती एक राय थी, उनकी जमात का फ़ैसला नहीं था। ख्वाजा आसिफ साहब अपने उस किए पे हमने कहा था कि उनको माजरत करनी चाहिए, उन्होंने अपनी माजरत कर ली है। जमातों के अंदर इनफरादी तौर पे लोगों की आरा अपनी अपनी जगह हो सकती है। हमें सबको अपने अपने हौसले ज़रा काबू रखने चाहिए, अपनी ज़बानें भी काबू रखनी चाहिए, क्योंकि मेरी ज़ाती राय अब अगर मेरी जमात का माहौल और मेरे इत्तेहाद का माहौल ख़राब कर रही है तो मुझे उसको कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन उन्होंने अपनी बात पे माजरत कर ली। मेरा ख्याल इस मामले को अब ख़त्म करना चाहिए। रही बात हमारे अंदर एतमाद की, कोई वजह नहीं है कि हम एक दूसरे पर एतमाद ना करें। और हमारे पास और ऑप्शन क्या है? क्या हम एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए खड़े हुए हैं या अपनी तारीख़ी ज़िम्मेदारी अदा करने के लिए खड़े हुए हैं? सारी जमातें अपनी तारीख़ी ज़िम्मेदारी अदा करने के लिए खड़ी हुई हैं। जो जमात भी, भले वो मैं हूँ या कोई और जमात, वो जो भी जमात इस तारीख़ी ज़िम्मेदारी से पीछे हटेगी, तारीख़ में अपनी सदावार ठहरेगी। लिहाजा कोई वजह नहीं है कि कोई जमात भी इससे पीछे हटे। नवाज शरीफ ने 2 तकरीर की, उन्होंने जो इदारे हैं शदीद तनकीद का निशाना बनाया, तो जो मौक़िफ़ उन्होंने इख्तियार किया, क्या आप उससे मुतमईन हैं? देखिए, गुजारिश ये है, मियाँ नवाज शरीफ साहब की तकारीर उनकी तकारीर हैं, उनके अंदर क्या कहा गया, जहाँ तक हम समझे हैं उसमें 2 पहलू हैं। एक पहलू है कि मियाँ साहब ने एक तारीख़ बयान की, उसमें दुख भी शामिल है, गुस्सा भी शामिल है, ये बात भी है, लेकिन वो नेचुरल है। आपके साथ हो, मेरे साथ हो, जो कुछ हुआ तारीख़ में, तो बहरहाल बंदे में जज्बाती पन आ जाता है उसको बयान करते हुए, हालांकि वो बड़े ठहराव वाले बंदे हैं। लेकिन बात यह है, उनके 2 पहलू हैं। एक पहलू है कि वो माजी बयान कर रहे हैं कि फ़लाँ दौर में ये हुआ, फ़लाँ दौर में ये हुआ, फ़लाँ बंदे ने ये किया, फ़लाँ इदारे ने ये किया। वो एक माजी है जिसके वो अमीन है, वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, और हम तो उससे पहले बयान कर ही रहे थे, क्योंकि हमारे साथ तो हमेशा हमारे ख़िलाफ़ तो पता नहीं क्या क्या होता रहा। बल्कि जब मियाँ साहब हमारी लाइन में नहीं थे उस वक्त भी हम तो ज़ेर अताब थे, आज भी हैं। लेकिन उन्होंने एक माजी बयान किया है, और एक है कि आइंदा का लाए अमल। आइंदा वो क्या चाहते हैं? जो हम समझे हैं वो माजी के उस तारीख़ के अलावा जो फ्यूचरिस्टिक बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि अब ये सिस्टम नहीं चलेगा, अब हमें आइन के तहत डिफाइंड रोल में चलना चाहिए। तो मैंने तो गुजारिश की कि पीपल्स पार्टी की तो 50 साल की तारीख़ ही है, हिस्ट्री और स्ट्रगल ही है, कुर्बानियाँ इस बात के लिए हैं कि हमें आइन के स्ट्रक्चर के तहत इस सारी रियासत को चलाना चाहिए। अब वो भी इसमें शामिल हो गए हैं, बाकी जमातें भी शामिल हुई हैं, बड़ी आला बात है। बिल्कुल पीपल्स पार्टी इस नुक्ता नज़र के साथ है। जी, आप दोनों फैसला कर लें, दोनों साथ। जी 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 भट्टी साहब, ये उनकी ज़ाती राय है, ये उनकी एडवाइस है। अगर वो भी करेंगे जी तो देखेंगे, लेकिन ये चॉइस साहब की ज़ाती राय है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह मैंने कहा कि ख्वाजा आसिफ साहब की अपनी ज़ाती राय है, उनकी जमात की नहीं है। हमें मियाँ साहब की, उनकी जमात की कलेक्टिव विजडम और कलेक्टिव सोच की बात करनी चाहिए।
देखिए, वो जाना और आना किसी जगह अपनी ज़रूरतों के तहत बंदा सफ़र तो करता रहता है, वो वापस तशरीफ़ ले आए, वो जाके बैठ तो नहीं गए। सो उनका 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए जाना, इसको उस ज़ुमरे में मत लिया जाए। मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं होगा। जहाँ तक ताल्लुक़ मियाँ साहब का जाना है, वो बीमारी की वजह से गए। क़यादतों को पकड़ने के बाद अगर तहरीकें ख़त्म की जा सकती तो ज़ियाउल हक़ की जो दौर था उसमें हमारी तहरीक तो कभी ना चलती। हमारे तो क्या कायद भी शहीद हो गए, बाकी भी अरेस्ट, बीबी भी जेल में, मोहतरमा भी जेल में, फिर एग्ज़ाइल में, बड़ी बेगम साहब फिर एग्ज़ाइल में, फिर हमारी फर्स्ट ईयर, फिर सेकंड ईयर, सब जेलों में, कोड़े, फांसियाँ, पता नहीं क्या क्या। इसके बावजूद तहरीक चली। तहरीकें नहीं रोका करती। तहरीक तो लोग अपने हालात बदलने के लिए चलाते हैं, हम कोई इक़्तिदार के लिए नहीं। और ये डिपेंड करेगा, ऑफ कोर्स हम लोगों के पास जा रहे हैं। हमारी राय में ये हुकूमत अपना जवाज़ खो बैठी है, ये अपने टोटल हर सेक्टर में नाकाम हो चुकी है। आपसे भी जो आवाज़ें सुनते हैं वो कुछ इसी तरह की हैं। और ये भी है कि मीडिया के अंदर भी अक्सरियत लोग, चंद लोगों की राय शायद मुख्तलिफ हो, अक्सरियत, बहुत बड़ी अक्सरियत ये कहती है कि जितनी कदगनें हम पे आज हैं इससे पहले नहीं थी। फिर हम क्या करें? आपके गले भी घोंटे जा रहे हैं जी। हम अपने इसका पूरा चार्टर दे चुके हैं कि हम क्या करेंगे। अगर हमारा जो एलामिया है APC का, आप उसके पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसमें आपको तफसील से मिल जाएगा कि हमने नहीं, मैंने वो उस वक्त भी बयान किया था, वहाँ खड़े होके भी मैंने उसके बाद भी बयान किया है। मैं आपको उसकी कापी भी पेश करता हूँ ताकि उसको पढ़ लें और आपके पास सनद रहे कि हमने क्या कहा हुआ है। मैं तो हो सकता है कोई लफ्ज़ आगे पीछे कर जाऊँ, लेकिन गुजारिश ये है कि हम असम्बलियों के अंदर भी कोशिश करेंगे, असम्बलियों के बाहर भी कोशिश करेंगे, जलसे भी करेंगे, रैलीज भी करेंगे, और जो जो स्टेप उठाना पड़ा, हत्ता के इस्तीफ़ों तक जाने का, हम बिल्कुल हर स्टेप उठाने को तैयार होंगे। और मैं उसकी कापी आपको देता हूँ ताकि आपके पास वो सनद रहे। जी, एक मिनट। देखिए, बहुत कुछ होता आया है, हम तो ये नहीं कह रहे वो माजी है। मैंने क्या गुजारिश की कि अगर हम माजी में खड़े होकर फैसले करेंगे तो फिर तो फैसला नहीं हो पाएंगे। हम तो ये कह रहे हैं माजी से सबक सीख लें, जो होता आया वो गलत था, आज तो ना हो। अगर कुछ लोगों को मज़ीद वफ़ादारियाँ तब्दील कराने का अमल जारी है तो वफ़ादारियाँ तब्दील कराने वालों से हमारी गुजारिश है कि कुछ तो वो भी हालात से सीख लें। साहब ये बता दीजिएगा कि APC से पहले चंद मुलाकातें हुई जिनका बाद में जो है वो चर्चा खुल भी गया, गुजारिश उनसे की गई कि आप सीक्रेट रखें, बाद में खोल दी गई। तो APC का होना और APC से पहले इन मुलाकातों का सीक्रेट रखा जाना, आपको नहीं लगता कि अभी भी नून लीग में एतमाद का फुकदान है, आपके साथ दोबारा वो हाथ कर सकती जैसे पहले करती थी? देखिए, मुलाकातें जो APC से पहले हुई जिसका बड़ा चर्चा हुआ, उसमें एक मुलाकात आर्मी चीफ के अपने दावत पे हुई। आर्मी चीफ की अपनी दावत पे हुई जिसमें सारे, मैं गुजारिश कर देता हूँ जी, मुझे मौका दीजिए, जिसमें सारे पार्लिमानी लीडर गए, उनके वफूद गए, हुकूमत की तरफ से लोग आए, हुकूमत के इत्तेहादियों में से लोग आए, एक कमरे में बैठ के, एक टेबल के गिर्द बैठ के सारों ने उसमें गिलगित बल्तिस्तान के स्टेटस की, वहाँ के इलेक्शंस की और सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर बात की। ये काम वज़ीर आज़म साहब का था। हमारे दौर में गिलानी साहब ने जब ऑपरेशन शुरू हुए, जब गिलगित बल्तिस्तान का वक्त आया या और इशू आए, उस वक्त गिलानी साहब ने APCs बुलाई एज़ वज़ीर आज़म, जिसमें सारी जमातों को बुलाया, फ़ौज की क़यादत को बुलाया, एजेंसीज़ को बुलाया, एक कमरे एक छत थले इकट्ठे होकर फ़ैसले किए। फिर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के दौर में 2 APCs हुई, उसमें भी ऐसा ही हुआ। मैं इत्तेफाक से दोनों में शामिल था। सारी अपोजिशन की क़यादत को, हुकूमती जमात को, फ़ौज की क़यादत को, एजेंसीज़ को, सबको बुलाया गया और वहाँ बैठ के फ़ैसले किए। ये काम वज़ीर आज़म साहब का था। जब वो करने में फ़ेल हो गए और कंसिस्टेंटली फ़ेल हो गए और इंटेंशनली फ़ेल हो गए, नीयतन फ़ेल हो गए, तो उसके बाद जब आर्मी चीफ ने ये इनिशिएटिव लिया तो हम गए, हमने अपना नुक्ता नज़र वहाँ पे दिया। उसको जिस तरह बयान किया गया कि जी हम कोई अंधेरे कमरे में जाके, अंधेरी रातों में जाके बैकडोर करके पता नहीं क्या किया, उस कमरे के अंदर बैठ के क्या सारी कौमी क़यादत के सामने हम अपने लिए रियायतें मांगते रहे वहाँ पे?
क्या ये होता रहा? मैं आपने मुलाकातों में से वो भी थी ना जी, वो भी लीक हुई थी ना जी, वो भी लीक की गई थी। दूसरी बात यह है कि जो साबिक गवर्नर साहब की मुलाकात थी उसकी वजाहत उन्होंने किया है कि मैं अपनी ज़ाती कैपेसिटी में गया था, मेरा ताल्लुक़ है पुराना 40 साल का, और उसमें उन्होंने यकीनन वो कह रहे हैं, बल्कि मरीम बीबी ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हाँ हमारा कोई साथी अगर जाके मिलेगा तो हो सकता है हमारा जिक्र हुआ होगा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उसमें और बहुत सारी बातें भी हुई हैं, उसका भी कोई उन्होंने शायबा इशारा दिया है। लेकिन गुजारिश ये है कि उसकी वजाहत तो वही कर सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने वजाहत किया वो उन्होंने कहा जी मैं ज़ाती तौर पर गया। मेरा नुक्ता ये है कायड़ा साहब कि जो पहले होता रहा आपके और पीपल्स पार्टी के दरमियान एतमाद का फुकदान, मैं उस पॉइंट, मेरा ख्याल है हमें APC और APC से ऑनवर्ड चलने की ज़रूरत है। मैंने यही कहा कि ये एक तारीख़ी लम्हा है, इस वक्त हम कौमी काज के लिए चले हैं, कौम की तवक्कुआत पे जो जमात पूरी नहीं उतरेगी पीछे हटेगी, खा वो मैं हूँ खा कोई और हो, और वो तारीख़ में अपनी सदावार ठहरेगी। अब इनसे सवाल ले लेंगे, भट्टी साहब से सवाल हो गया। जी जी देखिए ये किस मकसद के लिए है? क्या हम इस हुकूमत को रोकना चाहते हैं, सेनेट के इलेक्शन को रोकना चाहते हैं? आंसर इज नो। हम इस हुकूमत को चलता करके इंतखाब कराना चाहते हैं बग़ैर इंटरप्शन के, बग़ैर किसी मदाखलत के। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में आइनी हुकूमत कायम की जाए जो आइन के तहत सारे स्ट्रक्चर को ठीक करे और तमाम इदारे अपना अपना आइनी रोल अदा करें। ये काज उसका वो है। मैंने गुजारिश की हम तो 50 साल से इस काज के लिए लड़ रहे हैं, लिहाजा उस काज के तहत बिल्कुल हम उस हुकूमत की कोशिश कायम करने के लिए कोशां हैं, इंशाल्लाह कामयाब हों। रहमान मलिक साहब अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में, वो चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी है, उस कैपेसिटी में मिले थे, लेकिन मुझे अभी उसकी तफसील का नहीं पता कि उन्होंने उसका जवाब क्या दिया। मैं वैसे कोशिश करूँगा कि मैं आपको उनका जवाब लेके दूँ। जी मैं आ जाऊँ। अगर हम इसे अलग सूबा बाकायदा तौर पर बना देते हैं तो क्या हम कश्मीर पे अपना केस उसी पोजीशन पे नहीं ले आएंगे जो इस वक्त मोदी ले आए? देखिए उस मीटिंग के अंदर भी ये बातें की गई, सारी कौमी क़यादत ने कहा कि ये बहुत हसास मामला है, इसमें कश्मीरियों की स्ट्रगल भी है, उनकी वो अजीम कुर्बानियाँ हैं, वो लाखों असमतों की कुर्बानियाँ हैं, वो लाखों जानों की कुर्बानियाँ हैं, और पाकिस्तान का एक कौमी एक नेशनल स्टैंड है, लिहाजा उसको भी देखा जाए। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की ख्वाहिशात हैं, उनके हकूक़ हैं, उनको भी देखा जाए, बिल्कुल देखा जाए, उनका भी हक़ है। और तीसरा कि उसके लिए फ़ैसले जो हैं वो सेलेक्टेड न करें, क्योंकि वहाँ इस वक्त एक सेलेक्टेड हुकूमत है, यानी वहाँ पे एक हुकूमत अपॉइंट हुई है जो केयर टेकर है, तो 1.5 महीने में उनका इलेक्शन होने जा रहा है। उस इलेक्शन के बाद वहाँ के मुंतखब नुमाइंदे आ जाएंगे। हमने ये मुतालबा किया कि वहाँ नेशनल सिक्योरिटी का इशू एक फेयर इलेक्शन होगा, अगर फेयर इलेक्शन नहीं होता तो इशू बड़ा हो जाएगा। हाँ, वहाँ फेयर इलेक्शन होना चाहिए, वहाँ गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के नुमाइंदे आने चाहिए, और वो नुमाइंदे बैठ के अपना फ़ैसला करेंगे तो वो सस्टेनेबल फ़ैसला होगा। 1.5 महीने में वो कौन सी क़यामत आने वाली है कि आप उनका काज पूरा करने लगे? पहले 2 साल आप सोए रहे, पहले तो आपने कुछ नहीं किया। और पीपल्स पार्टी, याद रखिए, आप मुझसे सवाल करें, पीपल्स पार्टी की तारीख यह है, गिलगित बल्तिस्तान, यूँ तो सारे पाकिस्तान में ही तमाम क्लासेस को या कौमियतों को हकूक़ देने वाली जमात ही पीपल्स पार्टी है। तारीख है, बता दें किसी और ने दिए हो। गिलगित बल्तिस्तान में भुट्टो शहीद ने पहली दफ़ा एजेंसी सिस्टम ख़त्म करके वहाँ पे काउंसिल बनाई, बीबी शहीद ने उनको एम्पावर करके उनको अपनी सेल्फ काउंसिल का इख्तियार दिया। हमारी गवर्नमेंट में जरदारी साहब की क़यादत में हमने वहाँ पे सेल्फ एम्पावरमेंट दी, वहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया। अब उससे अगला मरहला जो है वो बड़ा सोच समझ के उठाने वाला है। हाँ, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं, लेकिन यही हमारा मुतालबा था, यही उसमें मुबाहिसा था। जी एक मिनट। खान साहब तो कहते हैं कि हमारे साथ सब ठीक है,
और हमारी ये तारीख नहीं है। दूसरी गुजारिश ये है कि तहरीकें कामयाब भी होती हैं और नाकाम भी होती हैं। आप अपनी तारीख़ी ज़िम्मेदारी अदा करते हैं, हम कोशिश करेंगे। हमारी दानिश में ये हुकूमत नाकाम और फेल हो चुकी है, ये अवाम के ऊपर जबर के तौर पे मुसल्लत की गई है। इसका जल्द चला जाना पाकिस्तान के मफाद में है, लोगों के मफाद में है, उनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ लाने के लिए ज़रूरी है। हम अपनी कोशिश करेंगे और कामयाबी के लिए करेंगे, इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे। लेकिन ये अगर ये जवाज़ हो तो इसका मतलब है फिर हर जबर के सामने झुक जाना चाहिए कि फिर तो ये होता रहा। और हम अगर माजी में, अगर आपका सवाल दुरुस्त है, अगर आपका सवाल दुरुस्त है और ऐसा होता रहा है कि तहरीकों के पीछे किसी का हाथ रहा है, तो वो हाथ नहीं होना चाहिए। यही तो हमारी स्ट्रगल है, यही तो हमारी डिमांड है कि जनाब ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ना करो, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ने सानू करन दिओ। थैंक यू।